जहां मार्केट आज इतना वॉलेटाइल था, वहीं आईआरएफसी लिमिटेड ने दिन के आखिर में जाते जाते एक अच्छी और स्टेबल रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी है। ऑल दो इसको रिकवरी इतनी बड़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले एक सवा साल में देखोगे तो गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट स्टिल एक साई ऑफ रिलीफ या फिर एक होप देता है मार्केट में इन्वेस्टर्स को, पोर्टफोलियो में, स्पेशली तब जब मार्केट इतना खराब है और पोर्टफोलियोज कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं उस समय में। यस, इस समय मार्केट की हालत बहुत बुरी है। आज का पहला जो वीडियो था आज के दिन का इरेडा का, मैंने मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया है और साथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी 80:20 या फिर 80% एंड 20% दोनों में से कौन ज्यादा भारी होता है और कौन हल्का होता है, मार्केट की स्ट्रैटेजी है। जरूर जाकर के देखना, बहुत डिटेल में बताया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे। सो आईआरएफसी, हिंडाल्को, बीपीसीएल, एचसीएल टेक्नोलॉजी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज है जो कि आज के दिन मार्केट पर नजर थी इन कंपनीज के ऊपर। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपनीज में आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आईआरएफसी लिमिटेड अपना सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, जिसके रिकॉर्ड डेट है 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च की इसकी रिकॉर्ड डेट थी। 9 मार्च को कंपनी अपनी क्या रखेगी? बोर्ड मीटिंग। 9 मार्च की बोर्ड मीटिंग है और 13 मार्च की कंपनी की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। यानी कि रिकॉर्ड डेट तक आपके आपके डीमैट अकाउंट में क्या होने चाहिए? शेयर्स, ताकि आप डिविडेंड हो, बोनस हो या कुछ भी हो, उसके लिए एलिजिबल हो सको। ठीक है, अब इसके साथ में आईआरएफसी लिमिटेड ने एक अपडेट और दी है कल के दिन 26 फरवरी की। ये अपडेट है, ये जापान से 400 मिलियन ईसीबी कंपनी उठाने वाली है। ये बोरोड फंड होगा। ठीक है, जापान से ये बोरोड फंड आएगा फ्रॉम एसएमबीसी एंड एमयूएफजी और एसएमबीसी से ये फंड कंपनी लेने वाली है, जो कि रेलवे लिंक्ड प्रोजेक्ट से ही लिया जाएगा। मतलब कि रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लिया जाएगा और ये जो फंड होते हैं ये ईसीबी नॉर्म्स के अंडर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि फॉरेन बैंक से आप फंड ले सकते हो, बट किस लिए? इन पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये होता है पूरा पर्पस। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ईसीबी नॉर्म्स होते हैं, जो कि किसी भी कंपनी को अलाउंस देते हैं कि वो कंपनी $1 बिलियन तक बोरोड फंड ले सके। एक लिमिट होती है, 3 से 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जितनी नेटवर्थ है उसका $1 बिलियन या फिर कहो कि उसका 300% तक कंपनी क्या कर सकती है? फंड उठा सकती है फॉरेन बैंक से। फॉरेन करेंसी में ये लोन लिया जाता है, लेकिन ये लोन जो है वो रियल एस्टेट से नहीं होगा। ठीक है, अब इस पैसे को कंपनी कहां यूटिलाइज करेगी? वो कंपनी का अपना एजेंडा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर करेगी, या फिर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करेगी, या फिर अपने डेट को रीफाइनेंस करेगी। ओवरऑल इन सब से कंपनी के केपेक्स पर आपको जंप देखने को भी मिलता है। यानी कि ईसीबी नॉर्म से अगर कोई भी कंपनी फंड्स ले रही है तो उसके बेनिफिट्स कंपनी के केपेक्स पर देखने को मिलते हैं। और केपेक्स, एबिटा ग्रोथ, ये सब चीजें जो होती है ना, कंपनी के लॉन्ग टर्म स्केनेरियो के लिए अच्छी होती है रादर देन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको स्टेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करती है इस तरह की अपडेट्स, लेकिन इन अ लॉन्ग रन कंपनी की हेल्थ को अच्छा कर सकती है, कंपनी के कैश फ्लो को बेहतर कर सकती है। अब मेरे पास दो कमेंट्स हैं, ध्यान से देखना स्क्रीन पर। मेरे पास ये दो कमेंट्स है, 120 अबव इन नेक्स्ट फ्यू सेशन। एक तो ये कमेंट है, कवर योर शॉर्ट्स करेक्टेड फ्रॉम 200 लेवल, पोस्ट रियली गुड नंबर्स, ग्रेट ऑर्डर बुक। देखो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए हैं रिसेंटली। भैया नहीं किए, कंपनी ने कोई नंबर अच्छे नहीं दिए अभी रिसेंटली। अब दूसरा कमेंट कहता है कि कंपनी ने टोक्यो जा चुकी है आईआरएफसी की टीम, अब नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने अभी आपको ईसीबी नॉर्म्स की अपडेट बताई है, पैसा जो आएगा वहां से जापान के दो बैंक से, जिसको ईसीबी नॉर्म्स के अंडर लिया जाता है, उसकी अपडेट है। तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, इनको ऐसा लग रहा है जापान में जाके। ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका भी ये कहना है कि 115 से 120 जल्द देखने को मिलेगा। अब इस तरह के कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि क्या यार, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन क्यों पॉसिबल और क्यों पॉसिबल नहीं होता, पहले तो इस कमेंट की हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि पोस्ट रियली गुड नंबर्स, लेकिन भाई कंपनी ने ना अच्छे नंबर पोस्ट नहीं किए, ना ही सितंबर में ना ही दिसंबर में। कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव के अंदर आ रहा है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। अगर आप आरवीएनएल लो, आईआरएफसी लो, इरकॉन लो, ये जो रेलवेज की कंपनीज है ना, इरकॉन के वीडियोस मेरे मिल जाएंगे चैनल पर, मैंने अपलोड कर रखे हैं।
आपके बहुत कमेंट थे कि इरकॉन पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, जरूर जाकर के देख लेना, ठीक है। अब जब आप कहते हो कि भाई मिल नहीं रहा, तो सर्च करा करो चैनल पर जाकर के, आपको मिल जाएगा, वो भी टेंशन वाली बात नहीं होती इतनी। तो कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने आपको जो 80 और 20% की स्ट्रैटेजी बताई ना, मैं अभी आपको वो सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये लास्ट वीडियो था IRFC लिमिटेड का, कल या परसों लिया है शायद सामने ये वीडियो। तो यहाँ पर आपको 112 दिख रहा है, 103 दिख रहा है, यहाँ पर 103, 95 और 78, ये चार ट्रेंड भाई किस खुशी में मार्क करे हैं हमने, अभी मैं आपको वो खुशी बताता हूँ, ठीक है। 103 भी दिख रहा है आपको, 195 भी दिख रहा है, 78 भी दिख रहा है, 112 भी दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, 25.9 का एमएफआई है, 25.4 का आपका आरएसआई है, ठीक है। टेक्निकल बुलिश है। अब आज मार्केट भाई बहुत बुरा था, बट IRFC लिमिटेड ने काफी अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। ये है आपके IRFC के आज के दिन की कैंडल, कल भी कंसोलिडेटेड कैंडल थी, आज भी कंसोलिडेटेड कैंडल है। इस तरह की कैंडल्स बस आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें यहां क्या चाहिए, पहले तो ये समझो, कमिंग सेशंस के अंदर 103 का ये जो ट्रेंड आपका है, 112 तो ऑलरेडी तोड़ दिया है भाई, 112 से एक बार ब्रेकआउट दिया, अगली बार कंसोलिडेट करके गिरावट दे दी। यही चीज यहां पर हमको समझनी है, यही चीज समझनी है। कंसोलिडेशन देख रहे हो, जो घूम करके फिर नीचे आ गया। क्या होता है ना कि कोई स्टॉक जब गिरने वाला होता है, एक लेवल से पहले भी बेस बना करके ब्रेकआउट दिया, बट अगली बार जब फिर उस लेवल पर आता है ना, वहां अगर मार्केट आपका साथ नहीं दे रहा, मार्केट 80% भारी अगर है आपका, इसका मतलब यह है कि भाई वो यूटर्न ले लेगा। अब 103 से ब्रेकआउट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 103 से ब्रेकआउट बनाने के लिए आपको तो यहां पर पहले ना ग्रीन कैंडल चाहिए होगी जिसकी बॉडी बड़ी हो। इस तरह की कैंडल अगर आपको मिलती है 103 के ऊपर, तभी आप उम्मीद करते हो यहां पर कि कोई ब्रेकआउट आपको मिलेगा। अदरवाइज यही यू टर्न जो आपको दिखा ना, यही बना करके दे देगा, क्योंकि 103 के ऊपर अगर आपका सस्टेन नहीं कर रहा, बॉडी बड़ी नहीं आ रही कैंडल्स की, इसका मतलब ये है कि 106 पर रिजेक्शन बना करके ये स्टॉक 103 तोड़ देगा। यानी कि छोटा मोटा कंसोलिडेशन तो दिखाएगा आपको, बट अल्टीमेटली वो भी आपका टूट सकता है, ठीक है, वो ट्रेंड भी आपका टूट सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस पर करें तो करें क्या भाई, मेरे को एवरेज करना है, मेरे को एंट्री करनी है, मेरे पे पेशेंस नहीं है। 80% एंड 20%, ये स्ट्रैटेजी बस एक बार समझ जाओ। 80% अगर आपका मार्केट नेगेटिव है, अगर आपका 80% मार्केट नेगेटिव है, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स, ये दो चीजें 20% के अंदर आती है, जो कि अभी स्टेबल नहीं है, बट मार्केट आपका 80% इस समय ज्यादा वेटेज में भारी है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता। यानी कि अगर मार्केट स्टेबल भी हो जाता है, तो भी IRFC लिमिटेड ऑन चार्ट आपको कुछ सेशंस 103 पर स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर सकता है। मार्केट में क्या चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, यूएस की टेंशन, यूएस ईरान की टेंशन और टैरिफ्स की टेंशन, ये तीन चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। और अगर इस एलिमिनेशन के टाइम पीरियड के अंदर आपका 103 कंसोलिडेट करता रहता है, तभी आप जाकर के एंट्री करते हो 103 पर। मार्केट में यही टेंशन जिनकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, मार्केट्स पर इतना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, रहती है, तो आप तब तक एंट्री नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आपका मार्केट 80% भारी है। स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपके पास कंसोलिडेटेड कैंडल होना जरूरी है, 106 का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तब जाकर के आप आते हो 112 पर। कोई भी यू टर्न यहां पर गिरा देता आपको वापस से 95 के पास में। तो ये है सिचुएशन इस समय IRFC लिमिटेड की। RVNL का अपलोडेड वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को, मैंने कल और इस वीक में मैंने 2-3 बार अपलोड किया ही है, जरूर जाकर के देख लेना उसको भी। और इस वीक में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।